Hello friends, myself is Chandan Kumar Singh. This is the 15th part of Machine Design. लास्ट पार्ट में डिस्कस की थी अप टू क्वेश्चन नंबर 252 तक क्वेश्चन नंबर 253. स्प्लाइन सैफ्ट इज यूज्ड इन द एप्लीकेशन. स्प्लाइन सैफ्ट जो होता है उसका कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग. तो स्प्लाइन सैफ्ट होता क्या है, ये आप देख सकते हैं. ये आपका स्प्लाइन सैफ्ट है और ये इसका हब है. तो स्प्लाइन सैफ्ट जो है, यहाँ पर ये मल्टीपल की का कनेक्शन की जैसा दिख रहा है आपको. यहाँ पर बहुत सारा की जैसा दिख रहा है, कीवे. ये जो है कीवे है, लेकिन ये जो की है वो अलग से नहीं है, इसी सैफ्ट के अंदर ये कटा हुआ है. इसके दो के बीच आपको यहाँ पर ग्रूव काट दिया गया है. और इस तरह के सैफ्ट को हम लोग बोलते हैं स्प्लाइंस. स्प्लाइंस में होता है क्या कि आपका एक्सियल मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है. एक्सियल मूवमेंट इसमें पॉसिबल है, मतलब ये इसके इस एक्सिस में ये मूव कर सकता है. तो स्प्लाइन जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस स्प्लाइन में ऐसा लगता है जैसे मल्टीपल की जो यहाँ पर कटा हुआ है वो इंटीग्रली है. ठीक है, तो कह रहा है स्प्लाइन सैफ्ट एंड हब इज सिमिलर टू द की विच आर इंटीग्रली कट. दे आर नॉर्मली यूज इन केसेस where the axial displacement और sliding is possible. जैसे axial motion इसमें possible है. रोटेशन तो होगा, लेकिन रोटेशन जब होगा तो हाई लेवल ऑफ टॉर्क ट्रांसमिट कर सकता है. यहाँ से हाई लेवल ऑफ टॉर्क, बहुत ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर सकता है क्योंकि बहुत सारा की यहाँ पर है. तो ये क्या है कि एक्सियल मूवमेंट पॉसिबल है और कैन ट्रांसमिट लार्जर टॉर्क ट्रांसमिट करता है. ऐसा करने से क्या होता है, इस सैफ्ट का जो स्ट्रेंथ होता है वो स्ट्रेंथ आपका थोड़ा सा कम जाता है. कितना कम जाता है, तो 40% स्ट्रेंथ आपका डिक्रीज होता है. इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ जनरली हम लोग करते हैं गियर बॉक्सेस में. ऑटोमोबाइल का जो गियर बॉक्स होता है वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं. द एक्सटर्नल स्प्लाइंस ऑन द सैफ्ट कैन बी कट थ्रू द शेपिंग और मिलिंग. ये जो एक्सटर्नल स्प्लाइंस है, ये शेपिंग और मिलिंग मशीन के थ्रू हम इसको काटते हैं. लेकिन अगर इंटरनल है, इंटरनल स्प्लाइंस अगर जो काटना है तो उस केस में हम लोग स्लॉटिंग करते हैं या फिर ब्रोसिंग करते हैं. दो तरह का यहाँ पर की का जो फेस है वो पॉसिबल है. एक है स्ट्रेट और दूसरा है इन्वॉल्यूट. तो यहाँ पर जो दिख रहा है वो है आपका स्ट्रेट. यहाँ पर जो दिख रहा है वो है आपका स्ट्रेट. इन्वॉल्यूट भी पॉसिबल है. तो ये है आपका स्प्लाइंस. स्प्लाइंस का यूज़ क्यों करते हैं, लार्जर टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए, वेयर द एक्सियल मूवमेंट इज पॉसिबल, स्लाइडिंग मोशन इज पॉसिबल. तो इसको याद रखिएगा. तो स्प्लाइन सैफ्ट इज यूज्ड इन द एप्लीकेशन कॉलिंग फॉर द एक्सियल रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन सैफ्ट एंड हब. सैफ्ट और हब के बीच एक्सियल रिलेटिव मूवमेंट पॉसिबल है. तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं स्प्लाइन सैफ्ट. इसका यूज़ करते हैं जनरली गियर बॉक्सेस में, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ गियर विल बी यूज इन फॉर नॉन इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर सैफ्ट. नॉन इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर सैफ्ट में कौन सा गियर हम लोग यूज़ करते हैं. तो गियर को एक बार आप देख लीजिए, पहले भी इसको डिस्कस किए हैं थ्योरी ऑफ मशीन में, इसको देख लीजिए. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइपोइड गियर, ये ध्यान रखिएगा. सबसे पहले हम देखते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग. नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल. ना ही इंटरसेक्टिंग है ना ही पैरेलल है. आज जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, ना ही इंटरसेक्टिंग ना ही पैरेलल. तो वैसे दो तरह का गियर पॉसिबल है, एक है स्पाइरल गियर और दूसरा है वॉर्म गियर. स्पाइरल गियर में क्या होता है, स्पाइरल गियर आर यूज टू कनेक्ट नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग सैफ्ट. नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग सैफ्ट, दे आर हैविंग द पॉइंट कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड हेंस सुटेबल फॉर ट्रांसमिटिंग स्मॉल पावर. क्योंकि पॉइंट कांटेक्ट रहता है, इसलिए इस पॉइंट कांटेक्ट की वजह से स्मॉल पावर ही ट्रांसमिट हो जाता है, हो सकता है. अब अगर तो हम भी जानते हैं हायर पेयर जब होता है, जो कि गियर में होता है हायर पेयर, या तो हायर पेयर आइदर लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट. तो अगर लाइन कांटेक्ट होगा दैट मीन्स ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकता है, और अगर पॉइंट कांटेक्ट होगा दैट मीन्स स्मॉल पावर ट्रांसमिट कर सकता है. तो स्पाइरल गियर जो हमको दिखने को मिल रहा है यहाँ पर, इसमें क्या होता है, आपका पॉइंट कांटेक्ट होता है, इसलिए स्मॉलर पावर ट्रांसमिट होता है.
पहला बात तो ये। दूसरा बात ये कि अगर एक्सिस का अगर हम बात करें तो इसका एक्सिस इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका एक्सिस इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं नहीं कर रहा है। आप थोड़ा गौर से प्लेन को देखिएगा तो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ये नहीं कर रहा है। तो ए और बी दोनों सैफ्ट है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये नीचे से पास हो रहा है, ये ऊपर से पास हो रहा है। ये देख तो भले ही रहा है आपकी, लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करता है। पहला बात तो ये। दूसरा, अगर इंटरसेक्टिंग कर रहा है, अगर अभी हम देखें हम लोग कि नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल में हम लोग देखें स्पाइरल गियर और वॉर्म गियर। अब स्पाइरल गियर देख चुके हैं अभी हम लोग, वॉर्म गियर के बारे में देखेंगे हम लोग फिलहाल के लिए। अगर हम इंटरसेक्टिंग का बात करें, अगर इंटरसेक्ट हो रहा है, दो सैफ्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वैसे सैफ्ट को बोलते हैं हम लोग बीवेल गियर। बीवेल गियर में क्या होता है, इस सैफ्ट का जो एक्सिस है वो ये है और इस सैफ्ट का एक्सिस ये है, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बीवेल गियर का शेप जो होता है वो टर्नकेटेड कोन जैसा होता है, एंड द साइज ऑफ द गियर टूथ का जो साइज है, गियर टूथ का जो साइज है वो डिक्रीजेज टूवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द कोन। एपेक्स ऑफ द कोन जो साइज है उस टीथ का वो डिक्रीज होता है। तो थोड़ा आप गौर कीजिएगा, दिस इज द एपेक्स। एपेक्स ये है, यहाँ पर साइज किसी एक पर्टिकुलर टूथ को उठाइए तो यहाँ पर साइज जो है उसका बड़ा होगा और यहाँ पर साइज आपका छोटा मिलेगा। तो ये एक बीवेल गियर का एग्जाम्पल है। ये इसमें दो गियर है, एक गियर ये और एक गियर ये, दोनों एक दूसरे को कट करता है, दोनों का एक्सिस एक दूसरे को कट करता है दिस पॉइंट पे, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर करता है तो उस इंटरसेक्ट करता है तब जाकर मोशन का ट्रांसमिट होता है। मतलब टू परपेंडिकुलर एक्सिस में अगर मोशन ट्रांसमिट करना है तो हम लोग को बीवेल गियर यूज करना होगा। व्हेन द सैफ्ट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एंड कोप्लेनर देन बीवेल गियर आर यूज टू ट्रांसमिट द पावर। Bevel gear are used for shaft which is at right angle to each other. However, angle may be less than 90 डिग्री। कभी कभी एंगल 90 डिग्री कम भी होता है, लेकिन जब 90 डिग्री हो तो हम लोग bevel gear यूज करते हैं। कैन ट्रांसमिट द पावर एट राइट एंगल, या उससे थोड़ा सा कम हो तो चलेगा। कैन बी यूज फॉर हाई पिच लाइन वेलोसिटी एंड लो पिच लाइन वेलोसिटी। हाई पिच लाइन वेलोसिटी और लो पिच लाइन वेलोसिटी में इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वॉर्म गियर का। अगर हम बात करें वॉर्म गियर, तो वॉर्म गियर ये स्पेशल केस ऑफ स्पाइरल गियर। स्पाइरल गियर का ही एक केस है ये वॉर्म गियर, इन विच द एक्सिस ऑफ द टू गियर आर डू नॉट इंटरसेक्ट। एक्सिस जो है दोनों गियर का इंटरसेक्ट नहीं करता है, बट एट राइट एंगल टू ईच अदर। दोनों का एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं करता है, लेकिन उन दोनों एक्सिस के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होता है। एंड टू डिफरेंट प्लेन, दोनों का प्लेन अलग अलग होगा। इट डिफर्स फ्रॉम द स्पाइरल गियर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, नेमली द टीथ हैविंग लाइन कॉन्टैक्ट। थोड़ा सा इसमें गौर कीजिएगा तो इसमें पाइएगा क्या कि इसका जो एक्सिस है वो ये है, ये एक्सिस है, इसका जो एक्सिस है वो ये है, दोनों के बीच का एंगल जो होगा तो 90 डिग्री होगा, लेकिन प्लेन का जहाँ का बात होगा प्लेन, तो ये जिस प्लेन में है वो ये प्लेन है और इसका प्लेन एक पर्टिकुलर गियर का प्लेन का बात कीजिए, दोनों अलग अलग प्लेन है। दूसरा बात कि इसमें जो कांटेक्ट है वो पॉइंट कांटेक्ट नहीं होकर लाइन कांटेक्ट है। अब लाइन कांटेक्ट होगा तो हायर पावर ट्रांसमिट कर सकता है, अगर लाइन कांटेक्ट होगा तो हायर पावर ट्रांसमिट कर सकता है। द स्मॉलर गियर दैट मीन्स ए गियर ड्राइव इज कॉल्ड वॉर्म। स्मॉलर गियर को बोलते हैं वॉर्म। जो स्मॉलर गियर इसको हम बोलते हैं वॉर्म, इसको बोलते हैं वॉर्म व्हील। वॉर्म जो होता है वो बेसिकली ये थ्रेडेड स्क्रू होता है। वॉर्म जो होता है बेसिकली थ्रेडेड स्क्रू होता है, एंड द थ्रेड ऑफ द वॉर्म मे बी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। जो वॉर्म का जो थ्रेड होता है ना, जो ये वॉर्म का थ्रेड होता है मे बी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। ये जो थ्रेड होता है मे बी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। ए लार्ज गियर और ड्रिवन गियर इज कॉल्ड वॉर्म गियर। जो लार्ज गियर है उसको हम वॉर्म गियर या वॉर्म व्हील बोलते हैं। इट इज सिमिलर टू हेलिकल गियर। हेलिकल गियर जैसा है, सिमिलर होता है। नाउ अगर हम बात करें स्पर गियर का, स्पर गियर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्पर गियर। स्पर गियर हैव देयर टीथ पैरेलल टू द एक्सिस। इसका एक्सिस अगर ऐसे है तो टीथ भी इसका पैरेलल है, एंड यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट। दो पैरेलल शाफ्ट के बीच पावर ट्रांसमिट किया जा सकता है। दैट इज वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, इजी टू मैन्युफैक्चर एंड लेस कॉस्ट। दे हैव हाईएस्ट इफिशियंसी एंड इफ एक्सीलेंट प्रिसीजन रेटिंग। इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होता है इसका। ना सेकेंड वन हम जिसका बात करेंगे वो है हेलिकल गियर।
हेलिकल गियर का अगर बात करें तो हेलिकल गियर में आप देख सकते हैं एक्सिस अगर ऐसा है तो इसका जो थ्रेड है वो कुछ एंगल इंक्लाइन है टू दिस एक्सिस पे कुछ एंगल इंक्लाइन है, तो उसको बोलते हैं हेलिकल गियर। तो हेलिकल गियर आर यूज फॉर पैरेलल शाफ्ट, इसमें भी पैरेलल शाफ्ट को ही कनेक्ट किया जाता है, लेकिन दे हैव टीथ जो है उसका वो इंक्लाइन होता है टू द एक्सिस से वो टीथ जो है वो इंक्लाइन रहता है। हेंस फॉर द सेम विड्थ के लिए ये ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इसमें ज़्यादा होता है। देयर टीथ आर लॉन्गर देन स्पर गियर, इसका टीथ जो होता है वो बड़ा होता है स्पर गियर के कंपेरिजन में, इसलिए वो ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में रहता है। देयर कॉन्टैक्ट रेशियो इज़ हायर देन स्पर गियर, इसका कॉन्टैक्ट रेशियो हायर है, इसका मतलब दे ऑपरेट स्मूथर कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो स्मूथर वो ऑपरेट होगा, और क्वाइटर देन द स्पर गियर के कंपेरिजन में क्वाइटर होता है। द प्रिसीजन रेटिंग इज गुड, दे रिकमेंडेड फॉर वेरी हाई स्पीड एंड लोड, हाई स्पीड एंड लोड के लिए हम लोग इसको रिकमेंड कर सकते हैं। Thus, this gear find the application of automotive gearboxes. Their efficiency is slightly lower than the spur gear. अब चूंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो वियर का चांसेस भी ज़्यादा होगा, टूटेगा भी ज़्यादा। भले ही वो जो कॉन्टैक्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट है, दैट मीन्स वो स्मूथर ऑपरेशन हो रहा है और क्वाइटर हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोड वो सह सकता है, लेकिन जब ज़्यादा लोड सह सकता है तो वियर का चांसेस बढ़ जाता है, और वियर का चांसेस बढ़ जाता है तो इफिशियंसी उसे घट जाएगा, तो इसका इफिशियंसी कम होता है। द हेलिक्स एंगल ऑल्सो इंट्रोड्यूस एक्सियल थ्रस्ट, इस हेलिक्स एंगल की वजह से एक्सियल थ्रस्ट भी आपको देखने को आपको मिलता है। एक्सियल थ्रस्ट जो एक्सिस है, जो एक्सिस में सैफ्ट लगा हुआ है उस सैफ्ट के ऊपर भी फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि वो हेलिक्स है, उसमें जो फोर्स लगेगा दो कंपोनेंट होगा। कोई पर्टिकुलर हेलिक्स का अगर बात करें तो हेलिक्स में जो फोर्स लगता है वो अगर इस फोर्स इसके अलॉन्ग लग रहा है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन, तो एक्सियल थ्रस्ट आपको इस पर्टिकुलर केस में देखने को मिलेगा। तो ये हुआ आपका हेलिकल गियर का केस। अगर हम डबल हेलिकल गियर का बात करें तो डबल हेलिकल गियर को हेरिंगबोन गियर भी बोलते हैं, हेरिंगबोन गियर भी बोलते हैं। यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट, इसको भी दो पैरेलल शाफ्ट के बीच पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग डबल हेलिकल गियर यूज़ करते हैं। दे हैव अपोजिट हेलिकल टीथ, इसका जो टीथ होता है वो अपोजिट हेलिकल, ये ऐसे है तो इसमें ऐसे है, मतलब अपोजिट हेलिकल टीथ आपको देखने को आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर केस में। विथ और विदाउट गैप, चाहे गैप हो या गैप नहीं हो, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग मेथड, जो वो मैन्युफैक्चरिंग मेथड पे डिपेंड करता है कि उसके बीच गैप है या नहीं है। द टू एक्सियल थ्रस्ट अपोजेस ईच अदर, इसमें एक्सियल थ्रस्ट जो होगा, जो एक्सियल थ्रस्ट ये वाला डेवलप करेगा ये उसको जस्ट अपोज करेगा, मतलब एक्सियल थ्रस्ट कुल मिला करके नेग्लेक्ट हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। द टू एक्सियल थ्रस्ट अपोजेस ईच अदर एंड नलीफाई, हेंस द शाफ्ट आर फ्री फ्रॉम द एक्सियल फोर्स। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कब एक्सियल फोर्स नहीं होता है, तो एक्सियल फोर्स डबल हेलिकल गियर में एक्सियल फोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, उस एक्सिस में कोई भी फोर्स देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो दोनों हेलिकल गियर है दोनों वो एक दूसरे को का एक्सियल फोर्स को नलीफाई कर देता है। दो देयर लोड कैपेसिटी इज़ वेरी हाई, इसका लोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। मैन्युफैक्चरिंग डिफ़िकल्टली मेक देम कॉस्टलियर एंड देन सिंगल हेलिकल गियर कंपेरिजन में इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। देयर एप्लीकेशन इज लिमिटेड टू हाई कैपेसिटी में ही इसको जनरली यूज़ करते हैं। एंड रिडक्शन ड्राइव लाइक दैट द सीमेंट मिल एंड क्रशर के केस में इसको हम यूज़ करते हैं। तो क्या इसमें ये डबल हेलिकल गियर, इसमें एक्सियल थ्रस्ट नहीं होता है, एक्सियल थ्रस्ट नहीं जनरेट होता है क्योंकि वो नलीफाई कर देता है उसको, और सिंगल हेलिकल गियर में एक्सियल थ्रस्ट जनरेट करता है। नेक्स्ट है रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन का बात अगर करेंगे तो मान लीजिए कि दो ठो गियर है मेरे पास, एक गियर है ये और दूसरा गियर है ये। इसमें इस गियर का रेडियस जो है वो मान लीजिए R1 है। अब इसके बड़ा कर दें हम तो इसका रेडियस और बड़ा हो गया, इसको और बड़ा कर दें, नीचे वाले को तो पूरा बड़ा कर दें हम तो रेडियस और बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे बड़ा कर रहे हैं तो एक का रेडियस तो चलिए एक का रेडियस सेम है, दूसरे का रेडियस अगर इन्फिनिटी हो जाए तो ये स्ट्रेट लाइन का रेडियस क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। इसका रेडियस जो होगा वो कितना, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी पे सेंटर कहीं लाई करेगा। तो ये दो गियर तो है, इसको हम छोटा गियर को पिनियन बोलते हैं और इस गियर को हम लोग बोलते हैं रैक। रैक मतलब स्ट्रेट गियर जो होता है उसको हम रैक बोलते हैं, और स्ट्रेट रैक का जो रेडियस होता है वो होता है इन्फिनिटी। तो इस तरह का जब अरेंजमेंट हो तो उसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट किया जाता है या फिर रेक्टिलिनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो कहने का मतलब है रैक इज ए सेगमेंट
of gear of infinite diameter. The tooth can be a spur. टूथ जो है वो उसका भी स्ट्रेट होता है, पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस जैसा है उसके पैरेलल होता है, स्पर होता है, और हेलिकल भी हो सकता है. This type of gearing is used for converting the rotary motion into the translatory motion और vice versa. इसको रोटरी मोशन को ट्रांसलेशनरी मोशन में यूज़ कर सकते हैं हम लोग. टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ रैक एंड पिनियन एप्लीकेशन सोन इन द फिगर. यहाँ पर जो दिखा रहे हैं हम, इसमें एक हेलिकल टूथ है, ये भी रैक एंड पिनियन है, लेकिन टूथ जो है वो हेलिकल है, इंक्लाइन है, और इसमें जो टूथ है वो आपका पैरेलल है. तो स्पर टूथ रैक एंड पिनियन, हेलिकल टूथ रैक एंड पिनियन. नेक्स्ट है बीवेल गियर. बीवेल गियर हम लोग देख चुके हैं, दो इंटरसेक्टिंग एक्सिस. अगर एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस केस में हम बीवेल गियर यूज़ करते हैं. मतलब स्ट्रेट बीवेल गियर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर बिटवीन इंटरसेक्टिंग सैफ्ट. मतलब दो अगर सैफ्ट है, दोनों के बीच, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, वो भी 90 डिग्री पर या हल्का 90 डिग्री से तो कम भी हो, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग बीवेल गियर यूज़ करते हैं. दे कैन बी ऑपरेट अंडर हाई स्पीड एंड हाई लोड. हाई स्पीड और हाई लोड केस में यूज़ करते हैं. Their precision rating is good. They are suitable for 1:1 and higher velocity ratio. Generally 1:1 velocity ratio provide करता है हमको. The right angle meshes with each other. इसमें जो meshes होता है, दोनों एक दूसरे मेस रहता है, वो राइट एंगल से मेस होता है. तो इसको हम क्राउन भी बोलते हैं और इसको पिनियन बोलते हैं. दोनों का जो एक्सिस है, इसका जो एक्सिस है वो तो ऐसा जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इसका जो एक्सिस है वो ये आएगा. दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट दिस पॉइंट पे. या फिर अब इसको बात करिए, इसका एक्सेस ये और इसका एक्सेस ये, दोनों इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्टिंग के केस में हम लोग यूज़ करते हैं बीवेल गियर. तो बीवेल गियर भी दो तरह का हो सकता है. एक है स्पाइरल बीवेल गियर और दूसरा स्ट्रेट बीवेल गियर. स्ट्रेट बीवेल गियर अभी देख चुके हैं, इसका जो टीथ होता है वो स्ट्रेट होता है, पैरेलल होता है. बट इस केस में जो बीवेल है उसका जो टीथ है वो आपका स्पाइरल है. ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर बिटवीन इंटरसेक्टिंग सैफ्ट. बिकॉज द स्पाइरल टूथ है तो कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो मोर स्मूथर या फिर अब कह सकते हैं क्वाइटर ऑपरेशन होगा, और इसमें वियर का चांसेस बढ़ जाएगा. सो इसलिए इसका इफिशिएंसी घट जाएगा. बट देयर इफिशिएंसी इज स्लाइटली लोअर देन द स्ट्रेट बीवेल गियर. स्ट्रेट बीवेल गियर के कंपैरिजन में इसका इफिशिएंसी कम होता है. यूजेज फॉर स्पाइरल बीवेल गियर इन ऑटोमोबाइल डिफरेंशियल में इसका यूज़ करते हैं हम लोग बीवेल गियर का. दूसरा केस है जिसको बोलते हैं हाइपोइड बीवेल गियर. हाइपोइड बीवेल गियर में क्या होता है कि जो एक्सिस जो होता है वो एक दूसरे से एक्सेंट्रिक होता है. परपेंडिकुलर तो होता है लेकिन एक्सेंट्रिक होता है. दिस गियर इसका एक्सिस मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका एक्सिस यहाँ, मतलब दोनों के एक्सिस के बीच कुछ ना कुछ एक्सेंट्रिक है. यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि दोनों के एक्सिस के बीच एक्सेंट्रिक जो है वो ई स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सेंट्रिक है. दिस गियर आर ऑल्सो यूज फॉर राइट एंगल ड्राइव इन विच द एक्सिस डू नॉट इंटरसेक्ट. इसमें एक्सिस इंटरसेक्ट नहीं करता है. दिस परमिट्स द लोअरिंग द पिनियन एक्सिस विच इज एन एडेड एडवांटेज इन ऑटोमोबाइल in avoiding hump inside the automobile drive like power transmission. However, non-intersecting shaft इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं इन केस ऑफ हाइपोइड गियर. हाइपोइड गियर में क्या होता है, एक्सेंट्रिक होता है दोनों का एक्सिस. वो दोनों एक्सिस तो परपेंडिकुलर रहेगा 90 डिग्री दोनों के बीच रहेगा, लेकिन वो एक दूसरे से एक्सेंट्रिक होता है. तो इसको बोलते हैं ये बीवेल गियर. जब इंटरसेक्ट होता है 90 डिग्री के साथ तो उसको हम बीवेल गियर बोलते हैं. नेक्स्ट वॉर्म गियर. तो वॉर्म गियर तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे. वॉर्म गियर क्या होता है? Worm gear. Next, worm gear. Worm and worm gear are the pair consist of worm and it is very similar to the screw. This is the worm and this is the worm wheel. Which is helical gear. Helical gear. इसमें helical gear के जैसा होता है ये. They are used in right angle skew shaft. स्क्यू shaft है, लेकिन दोनों shaft एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहा है. स्क्यू सेफ्ट है, एक सेफ्ट ऐसा तो एक सेफ्ट, दोनों एक दूसरे से कुछ एंगल बना रहा है, लेकिन वो एक दूसरे के बीच 90 डिग्री एंगल बना रहा है. इन दिस गियर द एंगेजमेंट ऑकर्स विदाउट एनी शॉक. इसमें एंगेजमेंट जो ऑकर होता है बिना किसी शॉक के होता है. द स्लाइडिंग एक्शन प्रिवेलेंट इन द सिस्टम वाइल रिजल्टिंग द क्वाइटर ऑपरेशन प्रोड्यूसेस कंसिडरेबल फ्रिक्शनल हीट. हाई रिडक्शन रेशियो इज 8 to 400 आर पॉसिबल. नेक्स्ट है इफिशियंसी ऑफ दिस गियर इज लो एनीवेयर बिटवीन
90 to 40%, हाई स्पीड रेशियो गियर एंड नॉन रिवर्सिबल। नेक्स्ट है स्पाइरल गियर। स्पाइरल गियर भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्पाइरल गियर जो होता है क्या, वो होता है क्या, क्रॉस हेलिकल गियर को ही स्पाइरल गियर भी बोलते हैं हम लोग। दे हैव हाई हेलिक्स एंगल, हाई बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंड ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल शाफ्ट। दे हैव इनिशियली पॉइंट कॉन्टैक्ट बट अंडर द लोडिंग दे मूव टूवर्ड्स द लाइन कॉन्टैक्ट। मतलब इनिशियली पॉइंट कॉन्टैक्ट रहता है एंड देन फाइनली गोज टूवर्ड्स द लाइन कॉन्टैक्ट। तो considerably sliding velocity, finally gears will have the line contact, hence they are used for light load and low speed application. Such instrument sewing machine या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जैसा कि यहाँ ये भी देखिए हम लोग कि हाइपोइड गियर में होता है क्या कि दोनों सैफ्ट जो है एक दूसरे परपेंडिकुलर तो रहता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ एक्सेंट्रिक भी रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हाइपोइड गियर होगा। नेक्स्ट है एडेंडम ऑफ साइक्लोइडल गियर टूथ इज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी ऑफ मशीन में। तो एडेंडम वाला जो पोर्शन होता है उसको, जिसको हम ए बोलते हैं, वो एडेंडम जो होता है वो ईपी साइक्लॉइड कहलाता है। और जो डिडेंडम होता है, जो बॉटम पोर्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोसाइक्लॉइड। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एडेंडम ऑफ द साइक्लॉइडल गियर के केस में, साइक्लॉइडल गियर का टूथ प्रोफाइल अगर है तो उस पर्टिकुलर केस में जो एडेंडम होता है उसको बोलते हैं ईपी साइक्लॉइड। इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए। साइक्लॉइडल टूथ प्रोफाइल में हम ये जानते हैं, कोई भी टूथ प्रोफाइल है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका बेस सर्कल है, इसके ऊपर एक टूथ है, टूथ का ये अपर पोर्शन इसको फेस बोलते हैं और नीचे वाले को फ्लैंक बोलते हैं। सो साइक्लॉइडल टूथ प्रोफाइल में जो ये वाला जो है, ये इस तरह का आपका शेप बनता है। इसमें इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं फेस और इस पोर्शन को बोलते हैं फ्लैंक। इसमें क्या होता है कि एक पिच लाइन के क्रॉस इस सर्किल का कोई भी पॉइंट, इस सर्किल को अगर हम रोल करवाते हैं इस डायरेक्शन में, तो इसका एक पॉइंट है, वो पॉइंट जैसे ट्रेस होता है, तो लोकस ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट का जो लोकस होगा, जो पाथ फॉलो करेगा, वो ऐसा फॉलो करेगा। और इस सर्कल को अगर पिच लाइन के अक्रॉस इस डायरेक्शन में हम लेके जाते हैं तो इस तरह का फॉलो करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर के पोर्शन को बोलते हैं इपीसाइक्लॉइड और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं हाइपोसाइक्लॉइड। सिमिलर थिंग होता है कि पिच सर्कल के केस में, अगर पिच सर्कल ये है, इस सर्कल को अगर हम इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो ये जो एक पॉइंट जो है वो इस ऐसा शेप, पॉइंट का जो लोकस होगा, पॉइंट इस तरह से ट्रेवल करेगा, ये जो पॉइंट है वो इस तरह से ट्रेवल करेगा। और यहाँ पर ये इस सर्कल को इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो ये इस तरह का शेप फॉलो करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फेस और इसको बोलते हैं फ्लैंक। फेस जो है आपका वो इपीसाइक्लॉइड और फ्लैंक जो है वो हाइपोसाइक्लॉइड के फॉर्म का होता है। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे हम। तो साइक्लॉइडल रैक टूथ प्रोफाइल मेसिंग विद द पिनियन एज शोन इन द फिगर दिस। इसमें क्या होता है कि अगर इस सर्कल को हम इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं ऑन ए स्ट्रेट लाइन विच इज द पिच लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है वो पिच लाइन है, is the profile of the face of the cycloidal tooth and the curve generated below the pitch line by the point rolling the circle to is the flank। इसको हम फेस बोलते हैं, इसको हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। तो अगर ये है आपका बेस सर्कल तो प्रोफाइल जो बना वो प्रोफाइल आपका ऐसा बना, एस जैसा। इसके ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं, ऊपर वाले को फेस बोलते हैं, नीचे वाले को फ्लैंक बोलते हैं। ये है आपका साइक्लोइडल टूथ प्रोफाइल। तो साइक्लोइडल टूथ प्रोफाइल अगर है, और दूसरा होता है इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल। इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, तो वो हम लोग एक सर्किल, एक बेस सर्कल ले लिए, बेस सर्कल है, इसके ऊपर बहुत सा मान लीजिए धागा लपेटा हुआ है, इस धागा को हम अनवोंड करते हैं अगर, तो वो, और ये पॉइंट को ट्रेस कर रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर ये है, अनवोंड किए तो ये कुछ ऐसा धागा हो गया, धीरे 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 धीरे, तो ये पॉइंट जिस तरह ट्रेवल किया, इस तरह ट्रेवल किया, तो ये जो प्रोफाइल बना इसको बोलते हैं हम लोग इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए हम करेंगे क्या कि ड्रॉ ए बेस सर्कल। सबसे पहले एक बेस सर्कल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए बेस सर्कल, डिवाइड द बेस सर्कल क्वाड्रेंट को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करेंगे। बेस सर्कल का जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको इक्वल नंबर ऑफ
पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए 6 पार्ट में डिवाइड करना है तो 6 पार्ट में डिवाइड कर ली। उसके बाद हम लोग करना क्या है कि हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए टेंजेंट फ्रॉम 1 to 6, 1 to 6। हर एक पॉइंट से जहाँ जहाँ कट हुआ है वहाँ से हर एक पॉइंट से एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है मेरे को। ये टेंजेंट ड्रॉ होने के बाद जितना डिस्टेंस ये है मेरा, ओ से लेकर 1 तक जितना डिस्टेंस है, ओ से लेकर 1 तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक नाप करके हम काट लेना है। ये पॉइंट मिला। ओ से लेकर 2 तक जितना पॉइंट है, ओ से लेकर बी तक उतना ही काट लेना है। ओ से लेकर 3 तक जितना पॉइंट है, ओ से लेकर डी तक उतना ही पॉइंट। इस तरह से काटते काटते एक प्रोफाइल मेरे को जनरेट होगा। इस प्रोफाइल को हम लोग बोलते हैं इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, इन्वॉल्यूट कर्व। तो अगर ये बेस सर्कल है मेरा तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल हमको इस तरह का देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि अगर ये मेरा बेस सर्कल है तो साइक्लोइडल कैसा दिखेगा? तो साइक्लोइडल मेरे को ऐसा दिखेगा। ये आपका फेस वाला पोर्शन है, ये आपका फ्लैंक वाला पोर्शन है। तो सिचुएशन मेरे पास ये है कि इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में क्या होता है, प्रेशर एंगल जो होता है आपका कांस्टेंट होता है। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में प्रेशर एंगल क्या होता है मेरा? कांस्टेंट होता है। बीइंग द एंगल मेड बिटवीन द कॉमन टेंजेंट ऑफ द बेस सर्कल, बेस सर्कल पे जो टेंजेंट होता है वो और कॉमन टेंजेंट एट द पिच सर्कल, एट द पिच पॉइंट, वो दोनों के बीच जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर एंगल। लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे हम लोग प्रेशर एंगल के बारे में। तो प्रेशर एंगल क्या होता है? कॉमन टेंजेंट लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ टेंजेंट जो है और लाइन ऑफ एक्शन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल जो होता है जो वो क्या होता है? कॉमन टेंजेंट टू द बेस सर्कल एंड द कॉमन टेंजेंट एट द पिच पॉइंट के बीच जो एंगल होता है वो प्रेशर एंगल कहलाता है। और प्रेशर एंगल जो होता है वो कांस्टेंट होता है इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल में। लेकिन साइक्लोइडल टूथ प्रोफाइल में ये कांस्टेंट नहीं होता, ये वैरी करता है। प्रेशर एंगल वैरीज कंटिन्यूअसली बीइंग 0 एट द पिच पॉइंट एंड मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट। इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के समय जो आपका प्रेशर एंगल रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा और 0 रहेगा एट द पिच पॉइंट, 0 एट द पिच पॉइंट। इसमें टूथ प्रोफाइल जो साइक्लोइडल टूथ प्रोफाइल में जो टूथ प्रोफाइल होता है उसमें 2 पार्ट होता है, 2 कर्व होता है। एक होता है एपिसाइक्लोइड और दूसरा होता है हाइपोसाइक्लोइड। ये 2 पार्ट होता है, इसलिए इसका मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ा टफ हो जाता है। द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर इज देयरफॉर मोर इन्वॉल्व एंड लीड्स टू कॉस्टलियर गियर टूथ। गियर टूथ से अगर इसको काटना है हमको, मतलब हॉपिंग के थ्रू अगर काटना है तो उसके लिए कॉस्टलियर हो जाता है इन कंपेरिजन टू इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल। इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल के कंपेरिजन में ये कॉस्टलियर होता है। लेकिन अगर इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल हमको काटना है तो उसको हम रैक कटर की मदद से काट सकते हैं। द टूथ प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कर्व इन सिंगल इन्वॉल्यूट कर्व एंड द रैक कटर यूज टू जनरेटिंग द प्रोफाइल ऑफ द स्ट्रेट टीथ। द रैक कटर इज चीपर एंड द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर इज सिंपलर। दिस लीड द रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ इन्वॉल्यूट टूथ। इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका कम हो जाता है। अब नौ बात आता है यहाँ पर कि जो अभी सीखे इसमें प्रेशर एंगल क्या होता है। इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल में प्रेशर एंगल का कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, लेकिन साइक्लोइडल टूथ प्रोफाइल में आपका जो प्रेशर एंगल है वो वैरीज करता है। वैरी कैसे करता है? तो स्टार्टिंग में आपका मैक्सिमम रहता है, इंगेजमेंट के समय प्रेशर एंगल मैक्सिमम होता है और पिच पॉइंट पे आपका 0 होता है और एंड ऑफ द इंगेजमेंट में आपका प्रेशर एंगल मैक्सिमम होता है। ईज ऑफ मैन्युफैक्चर, इसको बनाना ईजी होता है, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सेंटर डिस्टेंस का अगर बात करें तो सेंटर डिस्टेंस डू नॉट रिक्वायर एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस। एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस में नहीं चाहिए हमको, लेकिन इसमें हमको साइक्लोइडल टूथ प्रोफाइल में हमको एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस हमको चाहिए। नेक्स्ट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो होता है इन्वॉल्यूट गियर में, इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल में आपको देखने को मिलता है इंटरफेरेंस, लेकिन साइक्लोइडल टूथ प्रोफाइल में इंटरफेरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। इस इंटरफेरेंस के बारे में हम आगे में डिस्कस करेंगे मोर डिटेल में। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे यह ध्यान रखिए कि इंटरफेरेंस आपको साइक्लोइडल टूथ प्रोफाइल में देखने को नहीं मिलता है। और ऐसे भी आप देख रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये बेस सर्कल है आपका, ये जो टूथ प्रोफाइल आप बना है ये आपका इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल है। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस इसके मदद से, ये जो नुकीला है, नुकीला के मदद से इंटरफेरेंस होने का चांसेस बढ़ जाता है। और साइक्लोइडल टूथ प्रोफाइल में चूंकि ये नुकीला नहीं होता है इसलिए
इंटरफेरेंस होने का चांसेस आपका रिड्यूस हो जाता है। तो इंटरफेरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है साइक्लोइडल गियर में, लेकिन इसमें ना यहाँ पर जैसा देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एडेंडम और ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिडेंडम। अगर ये प्रोफाइल है टूथ का प्रोफाइल अगर ये है, तो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिसाइक्लॉइड और नीचे वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं हाइपोसाइक्लॉइड। ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक एपिसाइक्लॉइड, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोसाइक्लॉइड। दैट मीन जो एडेंडम हो गया वो एपिसाइक्लॉइड हो गया और डिडेंडम जो हो गया वो हाइपोसाइक्लॉइड हो गया। नाउ बाकी सारा कुछ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पहले देख चुके हैं एपिसाइक्लॉइड। नेक्स्ट, इफ द लीड एंगल ऑफ ए वॉर्म का जो लीड एंगल है वो है 22.5, देन द हेलिक्स एंगल क्या होगा? तो एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, दिस प्लस हेलिक्स एंगल, लीड एंगल प्लस हेलिक्स एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर ये है आपका लीड एंगल तो हेलिक्स एंगल क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। नो, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज वॉर्म एंड दिस इज वॉर्म व्हील। अब वॉर्म का जो एक्सिस है वो ये एक्सिस है। अगर इस वॉर्म को आप यहाँ से देखते हैं वॉर्म को, तो आपको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। इस वॉर्म पे अगर टेंजेंट, ये जो पिच सर्कल जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ से देखते हैं तो पिच सर्कल हमको ऐसा दिखेगा। पिच सर्कल पे अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, तो मान लीजिए ये टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट है, तो पिच सर्कल यहाँ पर अगर ये लाइन अगर है तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, सारा का सारा जो भी थ्रेड जो दिख रहा है यहाँ पर वो सब टेंजेंट है। एक्चुअल में इसके ऊपर टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट जो है ये इस वॉर्म के जो एक्सिस है उस एक्सिस का जो परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल के साथ जो ये टेंजेंट है, जो एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं हम लोग लीड एंगल। और ये जो है आपका वॉर्म का जो एक्सिस है, वॉर्म का एक्सिस और ये जो टेंजेंट है पिच सर्किल डायमीटर के ऊपर जो टेंजेंट है वो जो एंगल बनाता है एक्सिस के साथ, वॉर्म एक्सिस के साथ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ हेलिक्स। कितना झुका हुआ है, तो ये लाइन कितना झुका हुआ है इस एक्सिस के से, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ हेलिक्स। और लीड एंगल हम किसको बोलते हैं? लीड एंगल बोलते हैं इस एक्सिस के, वॉर्म के एक्सिस का जो नॉर्मल होता है उस नॉर्मल के साथ ये जो है टेंजेंट वो कितना एंगल बना रहा है? तो वो बना रहा है आपका लीड एंगल। तो लीड एंगल को अगर हम गामा बोले और हेलिक्स एंगल को अगर हम फाई बोले, तो गामा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ दिस इज गामा और दिस इज फाई या साई, जो बोलना है बोलिए। तो ये जो है एंगल आपको एंगल ऑफ हेलिक्स है, और ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ ये जो है इस वर्टिकल के साथ ये जो थ्रेड है, ये जो एंगल बनाता है इसको बोलते हैं लीड एंगल। दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर लीड एंगल दिस मच, हेलिक्स एंगल कितना होगा? दिस मच, क्योंकि दोनों का सम जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ गियर विल बी यूज टू हैव मिनिमम एक्सियल थ्रस्ट? तो मिनिमम एक्सियल थ्रस्ट जो होता है वो हैरिंग बोन गियर में होता है, या डबल थ्रेड रहता है यहाँ पर, ऐसे भी और ऐसे भी, आपको ध्यान होगा। तो इसमें आप हैरिंग बोन गियर आप ध्यान रखिएगा, और वैसे पीछे जा करके आप देख भी सकते हैं। हैरिंग बोन गियर में हम ये डिस्कस किए थे कि वहाँ पर मिनिमम एक्सियल थ्रस्ट होता है। नेक्स्ट है, स्पाइरल गियर आर सुटेबल फॉर ट्रांसमिटिंग। अगर स्पाइरल गियर है तो किस टाइप के पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए सुटेबल है? तो वो है स्मॉल पावर के लिए हम लोग स्पाइरल गियर का यूज़ करते हैं। नाउ, स्प्रिंग ड्रिवन वॉचेज एंड क्लॉक, वैसा क्लॉक या वैसा वॉचेज जो कि स्प्रिंग ड्रिवन है, उसमें हम लोग साइक्लोइडल गियर यूज़ करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पर इनवॉल्यूट गियर यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, साइक्लोइडल गियर यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
Which type of gear will be used for non-parallel and non-intersecting? Non-intersecting और non-parallel. Non-intersecting, non-parallel, hypoid gear. सेम प्रीवियस जो भी था वो भी यही था. नेक्स्ट है 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम इज इक्वल टू 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम इज इक्वल टू कितना. तो हेड जो दिया हुआ है वो 10 मीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है, मतलब ये हेड के फॉर्मेट में है. तो अगर इसको 10 मीटर ऑफ वाटर है, इसको हमको पास्कल में कन्वर्ट करना है तो हमको रो जी से गुना करना होगा. तो रो जी एच रो किसी का वाटर का डेंसिटी 1000, जी का वैल्यू हम 10 ही मान ले रहे हैं और एच जो है वो 10 ही दिया हुआ है. तो इतना तीनों का वैल्यू पुट करेंगे तो ये किसी में आएगा, पास्कल में आएगा. पास्कल हम जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. अब 10⁻³ को हम किलो बोलते हैं, किलो का वैल्यू होता है 10⁻3. तो 10⁻3 के जो है किलो लिख दिए, किलो न्यूटन लिख दिए, तो बच गया 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. मतलब कि 10 मीटर ऑफ वाटर जो है इक्विवेलेंट है 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, या इतना पास्कल भी कह सकते हैं आप इसको, आपसे किलोमीटर पर मीटर. तो यहाँ पे आप देखें कि 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है एज ए पंप स्पीड इंक्रीजेज. जब पंप स्पीड आपका बढ़ेगा तो एनपीएसएच पे क्या फर्क पड़ेगा. एनपीएसएच के बारे में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस कर चुके हैं. फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एनपीएसएच जो है वो पंप स्पीड जैसे बढ़ेगा वो भी बढ़ेगा. नेक्स्ट है यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट ऑफ डिजाइन फ्लो रेट एंड ऑपरेटिंग स्पीड. फ्लो रेट ये क्यूएन जो है फ्लो रेट है और ओमेगा जो है ऑपरेटिंग स्पीड है ऑन एनपीएसएच. तो एनपीएसएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मच, ये आपको ध्यान रखना है. तो अगर यहाँ पर एनपीएसएच बढ़ेगा दैट मीन्स ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा दैट मीन्स स्पीड बढ़ेगा दैट मीन्स एनपीएसएच बढ़ेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 263. इफ पंप एनपीएसएच नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो है रिक्वायरमेंट आर नॉट सेटिस्फाइड. अगर ये रिक्वायरमेंट जो भी है सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा सी, अगर आपको याद होगा, तो अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता है दैट मीन्स वो कैविटेटेड हो जाएगा. दैट मीन्स वहाँ पे कैविटेशन होगा. तो सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा सी, ये आप लोग पहले भी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जहाँ कहीं भी पढ़े थे वहाँ पर ये पढ़े थे. सिग्मा क्या है, क्रिटिकल कैविटेशन पैरामीटर, और सिग्मा की सी क्या है, थोमा कैविटेशन पैरामीटर. सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा सी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो इसका मतलब कैविटेशन नहीं होगा. लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है दैट मीन्स वहाँ कैविटेशन होगा. ये फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस किए थे या फ्लूइड मशीनरी में डिस्कस किए होंगे, तो वो आप ध्यान रखिएगा. नाउ द एब्रीविएशन ऑफ ERW पाइप का मतलब क्या है. तो वो ERW का जो एब्रीविएशन है वो है इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस वेल्डिंग. दैट मीन्स अगर एक बहुत पतला सीट होता है इस तरह का, इस सीट को हम दो रोलर के बीच से अगर पास करवाएं तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो शेप होगा वो पाइप के शेप का वो हो जाएगा. अब पाइप के शेप का अगर ये होगा तो ये जो एज है सो और ये जो एज है सो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मान लीजिए ओवरलैप करता है. तो यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं. तो इस तरह के पाइप को बोलते हैं हम लोग ERW. पाइप जो है जनरली दो तरह से बनता है, एक है सीमलेस पाइप और दूसरा है ERW पाइप. ERW पाइप में हम लोग इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं थ्रू आउट द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में. और इस सीमलेस में क्या होता है, एक बिलेट होता है, बहुत हैवी बिलेट होता है जो कि बहुत ही गर्म होता है, बहुत हॉट कंडीशन में उसको हम रखते हैं और एक्सट्रूजन की मदद से उसका जो ओपनिंग होता है वो ओपनिंग आपका ट्यूब के शेप का रहता है, पाइप के शेप का रहता है. वहाँ से जब पीछे से आप फोर्स लगाते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो पाइप के थ्रू वो निकलता है और वो एक्सट्रूजन के मदद से वहाँ पर जो पाइप तैयार होता है उसको बोलते हैं हम लोग सीमलेस. वहाँ पर सीमलेस होता है, मतलब वहाँ पर कोई वेल्डिंग नहीं होता है, वो थ्रू आउट निकलता है. तो सीमलेस और ERW पाइप. तो ERW पाइप होता है इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप. तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होता है ERW पाइप आर मैन्युफैक्चर्ड बाय रोलिंग मेटल एंड देन वेल्डिंग इट longitudinally across its length. Seamless pipe is manufactured by extruding the metal in the desired length. Therefore, ERW pipe have the welded joint, whereas seamless pipe does not have any joint in its cross section throughout its length.
तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये है सीमलेस स्टील पाइप के बारे में, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल कितना के बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, ये हम लोग को पता है। तो आपको जूल को सिंपली कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, यही ऑप्शन होगा। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, दैट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.18 कैलोरी। 1/4.18 करेंगे दैट मीन्स 0.23 कैलोरी। अब आंसर जो दिया हुआ किलो कैलोरी में दिया हुआ है, तो हमको किलो चाहिए यहाँ पर। तो किलो का वैल्यू होता है 10⁻3, तो ऊपर नीचे हम 10⁻3 से डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई किए, दैट मीन्स ये किए। ऐसा करने से ये जो है ये किलो बन गया, किलो कैलोरी हो गया, और ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब 0.23 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी। नाउ दैट मीन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 1 वॉट इज इक्वल टू, 1 वॉट कितना के बराबर होता है? ना हम लोग जानते हैं क्या वॉट क्या होता है, पावर। पावर का यूनिट जो होता है वॉट होता है। पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो रेट का बात आ रहा है, वर्क यानी कि जूल अपॉन सेकेंड, रेट का बात हो रहा है, मतलब वर्क अपॉन टाइम को हम बोलते हैं पावर। वर्क को हम जूल में मेजर करेंगे, टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे। अच्छा, वर्क क्या होता है, तो वर्क होता है न्यूटन इंटू मीटर, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वर्क बोलते हैं। तो न्यूटन मीटर, जूल की जगह पर न्यूटन मीटर हम पुट की, नीचे में सेकंड जिसका 10 है। एक बात और नोटिस करना है कि इस बुक में चूंकि केजीएफ यूनिट यूज़ किया है, न्यूटन यूज़ नहीं किया है, वो केजीएफ यूनिट यूज़ किया है। और जब केजीएफ यूनिट यूज़ किया है तो न्यूटन को हम लोग केजी में कन्वर्ट, केजीएफ में बुक में सिर्फ केजी लिखा है, जबकि हम लोग केजीएफ होता है एक्चुअल में ये। तो आप केजी भी लिखो या केजीएफ लिखो, फिलहाल इसके बारे में बहुत डिस्कस किए हैं हम लोग। फिलहाल एक बात ये ध्यान होगा आपको, 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन, दैट मीन्स हम कह सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1/10 kgf। तो जहाँ न्यूटन है वहाँ पर 1/10 यानी 0.1 kgf हम रख सकते हैं। तो kgf को इस बुक में सिर्फ kg लिखा है, तो ठीक है, तुम kg मीटर पर सेकेंड आप लग रख सकते हो। तो 0.1 kg मीटर पर सेकेंड। पावर, दिस इज पावर, दिस इज ऑल्सो पावर, दैट मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 0.1 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है 1 ऑटो किसके बराबर होता है? 1 फेमटो किसके बराबर होता है? 1 टेरा किसके बराबर होता है? 1 जीगा किसके बराबर होता है? तो नौ यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑटो, ऑटो को ए से नोट करता है, फेमटो को स्मॉल एफ से, पिको को स्मॉल पी से, नैनो को स्मॉल एन से, माइक्रो को म्यू से, मिली को स्मॉल एम से, सेंटी को सी से, डेसी को डी से। और ऑटो जो है वो 10⁻⁻18 को ऑटो बोलता है, 10⁻⁻15 फेमटो, 10⁻⁻12 पिको, 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻6 माइक्रो, बाकी तो पता है हमको, मिली, सेंटी, डेसी। ऊपर बढ़िए, डेका, हेक्टो, किलो, 10⁻3। नेक्स्ट मेगा, जीगा का वैल्यू 10⁻9 और नैनो का वैल्यू 10⁻⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15 एंड एक्सा 10⁻18। नो, तो ये आपको याद होगा पहले से भी, इसमें कुछ करना है नहीं। 1 ऑटो कहाँ था? नीचे में था, तो नीचे में था 10⁻⁻18 निगेटिव। फेमटो भी नीचे में था 10⁻⁻15। टेरा कहाँ पे था? टेरा ऊपर में था, दैट मीन 10⁻12। जीगा 10⁻9, 10⁻9। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? नेक्स्ट है इंट्रोपी, इंट्रोपी का यूनिट क्या होता है? तो थर्मल कंडक्टिविटी में जाने से पहले हीट ट्रांसफर में एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ये जो इक्वेशन लिखे हैं ये फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, अगर आपको याद होगा। फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन ये बोलता है कि हीट फ्लक्स जो है, हीट फ्लक्स यानी Q/A, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट के, टेम्परेचर dt अपॉन डिस्टेंस, dt टेम्परेचर, dt अपॉन dx।
तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, कितना टेम्परेचर चेंज कर रहा है, डी टी, दैट मीन T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई डी एक्स, x2 माइनस x1। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q बाई ए के। दैट मीन्स मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस है, ये सरफेस गर्म है, यहाँ से हीट निकल रहा है, तो यूनिट एरिया में से कितना हीट बाहर निकल रहा है, यूनिट एरिया से जितना हीट निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं Q। तो फ्लक्स बोलते हैं हीट अपॉन परपेंडिकुलर एरिया, एरिया जिस भी एरिया से निकल रहा है वो एरिया, अगर पूरे एरिया से निकल रहा है तो पूरा एरिया, Q अपॉन एरिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग हीट फ्लक्स। ये एरिया इस फ्लक्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट मीन्स तब उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। किसी भी परपेंडिकुलर सरफेस से जो चीज़ बाहर निकलता है वो, दैट मीन्स यहाँ पर हीट निकल रहा है, दैट मीन हीट अपॉन एरिया जो भी होगा उसको बोलते हैं हम लोग हीट फ्लक्स। तो हीट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट अपीयर हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पर निगेटिव साइन हमको इंडिकेट ये करता है कि हीट का जो ट्रांसफर होता है वो आपका डिक्रीजिंग टेम्परेचर डायरेक्शन में होता है, मतलब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। T2 माइनस T1, हायर टेम्परेचर अगर T1 है, मतलब T2 है मान लीजिए हायर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, T2 माइनस T1। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के डायरेक्शन में जब कोई चीज़ जा रहा है, मतलब हम अगर कहें यहाँ पर TH, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के डायरेक्शन में हीट का जब फ्लो होता है तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर के डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर के डायरेक्शन में फ्लो होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव आया। तो अब यहाँ पर हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है मीटर होता है, हीट का यूनिट जो भी है हीट। अब यहाँ पर हीट जो है वो उस वहाँ पर वॉट लिखा हुआ है, दैट मीन्स अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर केस में जूल अपॉन सेकेंड है, यूनिट टाइम का बात कर रहा है, मतलब हीट फ्लक्स का जब बात होता है तो यहाँ पर वॉट पर मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी अपॉन एरिया। तो आप यहाँ पावर भी आप बोल सकते हैं इसको। तो आप ये कह सकते हैं कि ये हीट जो है वो एनर्जी अपॉन सेकेंड है, सेकेंड के हिसाब से किस तरह से निकल रहा है। तो यहां पर से के क्या होगा, आपका मीटर, एक मीटर कैंसिल हो गया, ये कैल्विन और नीचे मीटर, दैट मीन वॉट पर मीटर कैल्विन होता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट होता है वो होता है वॉट पर मीटर कैल्विन। दैट मीन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है वॉट पर मीटर कैल्विन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एंट्रोपी क्या होता है एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो यहां पर एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी। अब डेल क्यू यहाँ पर हीट अपॉन टी, टी जो है टेम्परेचर, तो हीट को हम लोग जूल लिखे और टेम्परेचर को केल्विन लिखे। एक बात और अब बोलिएगा कि यहाँ पर सर क्यू है आपका, तो डेल क्यू है यहाँ पर डेल क्यू है और यहाँ पर आप क्यू को वॉट लिखे हैं, तो एक्चुअल में ये जो क्यू है ना, ये क्यू है डेल क्यू अपॉन टाइम, क्योंकि हीट ट्रांसफर में हमेशा रेट का बात होता है, किस रेट से हीट फ्लक्स निकल रहा है, किस रेट से हीट फ्लक्स निकल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो स्मॉल क्यू लिखे हैं हम वो कैपिटल क्यू अपॉन टाइम है। दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं जूल अपॉन सेकेंड, जिसको हम वॉट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर तो वॉट हो गया, क्योंकि हम हीट थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ते हैं हीट, उसमें सिर्फ और सिर्फ अमाउंट से मतलब होता है। लेकिन हीट ट्रांसफर में जो हम पढ़ते हैं, चूंकि ये हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर में जो हम पढ़ते हैं वो रेट का मतलब है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अक्रॉस ए पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया से जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको हम बोलते हैं हीट फ्लक्स। तो यहाँ पर एंट्रोपी जो है वो है जूल अपॉन केल्विन, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हीट। हीट को हम इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर। तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट। हमको स्पेसिफिक हीट का यूनिट चाहिए, तो CV इज इक्वल टू हीट का यानी जूल, और ये मास जो है वो नीचे चला जाएगा kg और टेम्परेचर नीचे चला जाएगा केल्विन। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर केस में स्पेसिफिक हीट का जो मिलेगा जूल पर kg केल्विन, और एंट्रोपी का मिलेगा जूल पर केल्विन।
तो इंट्रोपी का जूल पर केल्विन, क्योंकि डेल क्यू अपॉन टी होता है, और स्पेसिफिक हीट का जूल पर केजी केल्विन। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स में हम कर चुके हैं। यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है? तो हम यहाँ न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम लोग को पता है, तो उसमें क्या पता है हमको? टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी वाई, याद होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर यहाँ से हटा तो क्या आएगा इसकी जगह पर? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो वहाँ पर आएगा एक कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, बराबर म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। हमको इसका यूनिट चाहिए। तो टाउ क्या है? टाउ एक्चुअल में स्ट्रेस ही तो है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डी यू बाई डी वाई क्या है? तो डी यू क्या है? मीटर पर सेकेंड, और नीचे मीटर। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं 1/सेकेंड इसका हो जाएगा, इस पूरे का 1/सेकेंड। तो म्यू की जगह पर सेकेंड यहाँ चला जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सीरीज वुंड डीसी मोटर, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल, ये भी इलेक्ट्रिकल, ये भी इलेक्ट्रिकल, इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट है रेटेड लाइफ। नेक्स्ट है रेटेड लाइफ ऑफ बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग के केस में हम लोग रेटेड लाइफ देख चुके हैं। तो उसमें बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग के लिए दोनों के लिए अलग अलग था। बॉल बेयरिंग के लिए जो था ये था 1/P⁻Q, यानी C/P⁻³ था रेटेड लाइफ। ना बेसिक डायनेमिक लोड रेटिंग में हम लोग देखे थे बॉल बेयरिंग के केस में C/P⁻³ और रोलर बेयरिंग के केस में C/P⁻10/3, दैट मीन्स हम 3.33। तो रोलर बेयरिंग के केस में 3.33 और बॉल बेयरिंग के केस में 3। P जो है लोड वो डिनोमिनेटर में है ना, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 283, हेलिकल स्प्रिंग आर नॉट सब्जेक्टेड टू। हेलिकल स्प्रिंग अगर है तो उसमें कौन सा नहीं लगता है? तो हम लोग को पता है स्प्रिंग हम पहले भी देखे हैं अभी। तो स्प्रिंग में ओनली जो आपको पता लगता है वो शियर स्ट्रेस लगता है, उसके बाद डिफ्लेक्शन होता है शियर स्ट्रेस की वजह से, फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, लेकिन इसमें कहीं भी हुप स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है। ये आपको ध्यान होगा। टाउ इज इक्वल टू टाउ1 प्लस टाउ2 हम लोग स्प्रिंग के केस में डिस्कस किए थे। ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और ये था आपका शियर स्ट्रेस ड्यू टू टोर्शन, याद होगा। तो यहाँ पर हुप स्ट्रेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम वेयर द शियर फोर्स इज 0। तो सिंपली सपोर्टेड हो या कोई और बीम हो, हम लोग दो फॉर्मूला जानते हैं। एक जानते हैं dm/dx इज इक्वल टू -v। v क्या है? शियर फोर्स। dm क्या है? m बेंडिंग मोमेंट। तो dm/dx रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स। और दूसरा हम लोग पढ़े हैं dv/dx इज इक्वल टू लोड यानी q। v क्या है? शियर फोर्स। शियर फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू लोड। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच रिलेशन। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच रिलेशन, दैट मीन्स ये कह रहा है कि वेयर द शियर फोर्स इज 0, ये 0 है। तो 0 किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कब 0 होता है? क्योंकि डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू 0 जब वो चीज़ कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट यानी मैक्सिमम होता है। जब वो कांस्टेंट और मैक्सिमम होता है उस वक्त आपका जो वैल्यू है शियर फोर्स का वैल्यू 0 होता है। और ऐसे भी हम लोग को पता है कि उस जगह पर जहाँ पर शियर फोर्स का वैल्यू 0 है, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ शियर फोर्स चेंज हो रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम होता है। मतलब शियर फोर्स का अगर आप डायग्राम अगर सिंपली सपोर्टेड केस में आपको बनाए होंगे, तो इस तरह का अगर डायग्राम बना है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, अगर इस पॉइंट पर ये पूरा लेंथ ऑफ द बीम का पूरा लेंथ, इस पॉइंट पर चूंकि शियर फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम हम बनाएंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम बनेगा वो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर होगा। तो इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, याद होगा। तो
तो मैक्सिमम। नेक्स्ट है इन्वॉल्यूट गियर टीथ प्रोफाइल जो भी है हैव द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। कितना होता है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ? तो इन्वॉल्यूट गियर टूथ प्रोफाइल के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं पहले। तो ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा पूरा नहीं लग रहा है, क्वेश्चन अधूरा है। द इन्वॉल्यूट गियर शुड हैव द मिनिमम टूथ। मिनिमम टूथ कितना, क्या रेडियस, कुछ नहीं पता। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए जब प्रेशर एंगल 20 डिग्री हो तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, दैट मीन सेम क्वेश्चन है वही कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ टीथ होना चाहिए टू अवॉइड द प्रेशर एंगल टू अवॉइड द इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए प्रेशर एंगल जब 20 डिग्री हो तो उस वक्त मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितना होगा। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी थ्योरी ऑफ मशीन में डिस्कस किए हैं, फिर से एक बार इसको आप देख लीजिए कि मिनिमम नंबर ऑफ टूथ कितना होना चाहिए फॉर अवॉइडिंग द इंटरफेरेंस। तो गियर रैक के लिए कितना, 14.5 डिग्री प्रेशर एंगल के लिए 32 जो कि हम लोग निकला, और इक्वल गियर के केस में मिनिमम नंबर ऑफ टूथ गियर के केस में 23 ये मेरे को निकला। प्रेशर एंगल चेंज करेंगे तो आपका मिनिमम नंबर ऑफ टूथ भी चेंज होगा दोनों ही केस में। या आप याद भी रख सकते हो या फिर आप फॉर्मूला से आप निकाल भी सकते हो। यहाँ पर एन जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ टीथ को लिखा हुआ है। तो 20 डिग्री प्रेशर एंगल, मिनिमम नंबर ऑफ टूथ, तो 20 डिग्री केस में जो मिनिमम नंबर ऑफ टूथ आपको दिखा वो दिखा 12। आंसर कुछ और है लेकिन आपको 12 आपको दिखा। और ज़्यादा डेरिवेशन इस मिनिमम नंबर ऑफ टूथ कितना होना चाहिए टू अवॉइड इंटरफेरेंस, इसमें मोर डिटेल के लिए, ज़्यादा डिटेल के लिए थ्योरी ऑफ मशीन में आप देखिएगा तो वहाँ बहुत लंबा हम डेरिवेशन किए हैं, उसका फॉर्मूला निकाले हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं और डायरेक्टली आप यहाँ का जो भी डेटा है उसको भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर रैक एंड पिनियन का तो बात नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इसका बात नहीं कर रहा है। बात किसका कर रहा है? तो मान लीजिए 2 गियर है, इक्वल गियर है, तो प्रेशर एंगल कितना 20 डिग्री, कितना है ये, नंबर ऑफ टीथ 12, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 291, द शियरिंग स्ट्रेस इन हेलिकल स्प्रिंग ऑफ वायर डायमीटर डी। वायर का जो डायमीटर है वो स्मॉल डी है और पूरा जो स्प्रिंग का डायमीटर है वो कैपिटल डी है, सपोर्टिंग ए लोड एफ, कंप्रेसिव लोड एफ, देन द शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा। तो टाउ इज इक्वल टू निकाल चुके हैं, टाउ 1 प्लस टाउ 2, और वो निकला कितना है, तो वो निकला है 16 एफ आर बाई पाई डी क्यू इंटू एक कॉन्स्टेंट के, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जिसको हम के बोले थे। आर के जगह पर हम d/2 भी रख सकते हैं, आर के जगह d/2 रखते हैं, जिसमें 2 रखेंगे तो 16 कैंसिल होगा, दैट मीन 8 FD/πdq के, दैट मीन ऑप्शन नंबर सी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको ध्यान होगा। क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के केस में ये हम डिस्कस किए हैं, और मेरे को मिला था 16 PR/πdq इंटू दिस मच, दिस इज नोन एज के, ये के इंटू ये नहीं, के इंटू दिस मच 16 PR/πdq, यानी इसको हम लिख सकते हैं के इंटू 16 PR/πdq, ये टॉप मैक्सिमम, where K is the stress concentration factor, that means 16 FR/πdq के जगह पर R के जगह पर अगर d/2 पुट करें, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हॉल स्ट्रेस फैक्टर K फॉर द स्प्रिंग इंडेक्स, where C is the spring index, C is the capital D by small d, mean diameter of the coil divided by the wire diameter। तो C जो है आपका स्प्रिंग इंडेक्स है, तो स्ट्रेस फैक्टर के जो है वो स्ट्रेस फैक्टर है, हॉल का स्ट्रेस फैक्टर के वो कितना होगा, तो वो होता है दिस मच, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर के के जगह पर अभी हम देखें, टॉ मैक्सिमम मेरा दिस मच ये निकला, इसमें इस के के जगह पर, इतना के जगह पर हम लोग के पुट किए थे, यानी के
जब हम स्प्रिंग के कर्वेचर, स्प्रिंग का जो वायर है उसका कर्वेचर को भी काउंट करेंगे तो के के जगह पर हम लोग के डब्ल्यू यूज़ करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग हॉल करेक्शन फैक्टर। हॉल करेक्शन फैक्टर में इसमें के का वैल्यू ये है, ऑल करेक्शन फैक्टर में ये है, इसमें करेक्शन किया गया है, इस पर्टिकुलर के में कुछ करेक्शन किया गया है, वो करेक्शन ये है। ये भी इम्पेरिकल रिलेशनशिप है। तो इस इम्पेरिकल रिलेशनशिप में ये के डब्ल्यू क्या है, 4c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4c माइनस 4 प्लस 0.615 डिवाइडेड बाई सी। सी क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग इंडेक्स, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है म्यूजिक वायर इज कंसर्न विथ। अब यहाँ पर आपको म्यूजिक वायर दिख जाएगा तो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं मार दीजिएगा। म्यूजिक वायर एक खास तरह का मटेरियल होता है, म्यूजिक वायर एक खास तरह का मटेरियल होता है जिसके थ्रू स्प्रिंग बनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। म्यूजिक वायर एक खास तरह का मटेरियल होता है जिसके थ्रू हम लोग स्प्रिंग बनाते हैं। नाउ स्प्रिंग मटेरियल, this table gives us the various material that are used for spring and their mechanical properties। जो भी यहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसका टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ कैसा है, उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, यंग्स मॉडुलस कैसा है, शियर स्ट्रेस कैसा है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैसा है। तो कहानी ये है कि इसमें आप यहाँ नोटिस कीजिएगा, म्यूजिक वायर, हाई कार्बन स्टील वायर, फ्लैट स्प्रिंग स्टील, इसमें जो कंपोजिशन है कार्बन का और मैग्नीज का, वो ये कंपोजिशन है, उसका स्ट्रेंथ ये है। और फ्लैटेंड एंड कोल्ड ड्रॉन मिसलेनियस स्मॉल स्प्रिंग ऑफ वेरियस टाइप हाई क्वालिटी इससे बनता है। ये प्रोसेस के थ्रू, यहाँ पर प्रोसेसेस लिखा हुआ है, किस प्रोसेस के थ्रू ये बनता है। तो फिलहाल म्यूजिक वायर जो है वो जनरली रिलेटेड है आपका स्प्रिंग से। ना तो म्यूजिक वायर जो है वो रिलेटेड है आपका स्प्रिंग से। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ ऑल करेक्शन फैक्टर, जो के का वैल्यू है फॉर द स्प्रिंग विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ सी। सी क्या है, स्प्रिंग इंडेक्स, यानी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को हम लोग स्प्रिंग इंडेक्स भी बोलते हैं। तो ये के और सी आपस में कैसे रिलेटेड है, लीनियरली या फिर पैराबोलिकली, तो वो आपको एक्सप्रेशन देख करके पता नहीं चलेगा। जो एक्सप्रेशन आप लोग देखे हैं अभी, वो एक्सप्रेशन से आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये किस तरह का रिलेशन है, के डब्ल्यू जो है वो सी के साथ कैसा रिलेशन है, यहाँ से पता नहीं चलेगा। उसका जो एग्जैक्ट रिलेशन है वो पैराबोलिकली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं the value of k for different value of spring index, different value of spring index as shown in the figure, the value of k increases rapidly with decrease in spring index। spring index घटेगा तो आपका k का वैल्यू बढ़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इधर आपका वॉल करेक्शन फैक्टर k है और इधर आपका स्प्रिंग इंडेक्स है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये जो रिलेशन है वो ऐसा रिलेशन है, दैट में जैसे जैसे सी का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे के का वैल्यू आपका डिक्रीज होगा, वो भी पैराबोलिकली डिक्रीज होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है। फैटिक क्रैक कैन स्प्रेड ओनली बाई, अगर फैटिक क्रैक है, फैटिक क्रैक का मतलब क्या होता है, फैटिक क्रैक का मतलब मान लीजिए एक वायर है, वायर को आपको मोड़ रहे हैं, ऐसे मोड़ रहे हैं, फिर आप ऐसे मोड़ रहे हैं, ऐसे मोड़ रहे हैं, फिर ऐसे मोड़ रहे हैं, ऐसे मोड़ रहे हैं, ऐसे मोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं बीच से टूटेगा। वो जो टूटेगा वो टूटेगा उसके टेंजेंशियल स्ट्रेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये टूटेगा। दैट मीन्स यहाँ कहीं ब्रेक होगा। मतलब इसको अगर बार बार फैटिक लोडिंग अगर हम लगाएंगे तो वो टूटेगा इस टेंसाइल लोडिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एंड नॉट बाय द कंप्रेसिव एंड शियर फोर्स।
कंप्रेसिव या दबाएंगे, मान लो वायर को मान लीजिए अब दबाए, कंप्रेसिव फोर्स लगाए या शेयर फोर्स, उसकी वजह से ये फेल नहीं होता है। जब कभी भी इसको आप फैटिक लोडिंग देते हैं तो वहाँ पर जो फेल होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से फेल होता है, और जो फेल होने का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। मान लीजिए ये बड़ा सा वायर है, इतना मोटा क्रॉस सेक्शन है, आप इसको ऊपर बार बार आप ऐसे और ऐसे लोडिंग आप लगा रहे हो तो यहाँ से फेल होगा ये। तो ये जो फेल हो रहा है वो टेंसाइल लोड की वजह से फेल हो रहा है, ना कि शेयर की वजह से फेल हो रहा है। और टेंसाइल लोड की वजह से, टेंसाइल लोड अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है इसके, चूंकि जब कभी भी इसको हम बेंडिंग मोमेंट देते हैं तो एक बेंडिंग स्ट्रेस तो जनरेट होगा ना। ये बेंडिंग स्ट्रेस जो है टेंसाइल इन नेचर होता है, तो उसके वजह से इस प्लेन में आपका ये फेल्योर देखने को मिलेगा। दैट मीन ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है द स्प्रिंग रेट। स्प्रिंग रेट यानी के का वैल्यू फॉर द कॉनिकल या वॉल्यूट स्प्रिंग विथ इंक्रीज इन लोड। लोड बढ़ेगा तो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स। के क्या है? स्टिफनेस, जिसको स्प्रिंग इंडेक्स भी बोला गया है, स्प्रिंग रेट भी बोला गया है। स्प्रिंग रेट भी बोल, इंडेक्स नहीं, रेट। इंडेक्स तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है। रेट, स्टिफनेस को स्प्रिंग रेट भी बोला गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब कह रहा है कि यदि हम लोड को बढ़ा दें, लोड को बढ़ा दें, दैट मीन फोर्स को बढ़ा दें, तो आपका के पे क्या फर्क पड़ेगा? तो के होता क्या है? हम लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू के एक्स। के इज इक्वल टू फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा बोलिए एक्स बोलिए। फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना फोर्स लगता है उसी को तो स्टिफनेस बोलते हैं। तो स्टिफनेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट या टॉर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो भी है इसी को स्टिफनेस बोलते हैं। अगर हम लोड बढ़ा दें या टॉर्क बढ़ा दें तो मेरा ये भी बढ़ेगा। नाउ हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग रेट क्या होता है? स्प्रिंग रेट होता है के यानी फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर लेमडा बोला गया है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर आप ग्राफ बोलिएगा तो उसको ग्राफ को बोलिएगा स्प्रिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इधर फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस तरह से बढ़ रहा है, फोर्स किस तरह से बढ़ रहा है, उसको एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, वो लीनियर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये किसी भी तरह का शेप का हो सकता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ। लेकिन जो स्प्रिंग रेट है वो रेट डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। अब अगर लोड बढ़ा दें हम तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, के पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जो स्लोप होगा वो हमेशा, स्लोप जो है आपका इंक्रीजिंग इन नेचर देखने को मिलेगा। जब लोड बढ़ाइएगा तो आपका स्टिफनेस भी बढ़ेगा। सिमिलर कंसेप्ट है आपका टॉर्क में भी वही होगा। यहाँ पर टॉर्क है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, तो टॉर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग स्प्रिंग रेट ही बोलते हैं। अप्लाइड लोड जो है टॉर्क है और डिफ्लेक्शन जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो कहने का मतलब है कि यह किसी भी तरह का लोड हो, अगर लोड आप बढ़ाइएगा तो स्टिफनेस उसका बढ़ेगा। तो यह ध्यान रखिएगा इसको। तो स्प्रिंग रेट ऑफ कॉनिकल या वॉल्यूट स्प्रिंग विल इंक्रीज लोड, लोड बढ़ेगा तो आपका स्प्रिंग रेट भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिफ्लेक्शन भी हम लोग देख चुके हैं एक बार। हम डिफ्लेक्शन या इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का इलोंगेशन ये भी पहले हम देख चुके हैं, इसको अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं, इसका फाइनल एक्सप्रेशन हम देखेंगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो है डिफ्लेक्शन का वो आपका दिस मच है। डिफ्लेक्शन का फाइनल एक्सप्रेशन दिस मच 64 डिफ्लेक्शन डेल्टा है, पी आर क्यूब एन जी डी टू द पावर 4। यहाँ कैपिटल आर जो है वो पूरा कॉइल का रेडियस है, तो रेडियस को डायमीटर के टर्म में आप लिख सकते हैं, मतलब डी टू द पावर क्यूब, यहाँ आर क्यूब है तो डी क्यूब, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ डिफ्लेक्शन का। और नीचे में वायर का डायमीटर है, वायर का डायमीटर स्मॉल डी टू द पावर 4, ऊपर में कैपिटल डी टू द पावर 3 और नीचे में स्मॉल डी टू द पावर 4।
तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऊपर में कैपिटल डी टू द पावर क्यू, नीचे में स्मॉल डी टू द पावर 4। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक हेलिकल स्प्रिंग शुड बी, कॉन्सेंट्रिक हेलिकल स्प्रिंग शुड बी। अब स्प्रिंग जो है वो कॉन्सेंट्रिक है और वो हेलिकल स्प्रिंग है, तो वुंड इन द सेम डायरेक्शन, वुंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट हैंड हेलिक्स, कुड बी वुंड इन एनी डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी, वुंड विद अपोजिट हैंड हेलिक्स। अपोजिट हैंड हेलिक्स होता है आपका कॉन्सेंट्रिक हेलिकल स्प्रिंग में।